12th फिजिक्स का आंसर का सॉल्यूशन कर रहे थे सेट नंबर 4। ठीक है, तो सेट नंबर 4 में हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व कर लिए थे, चौथे का डा तक सोल्व कर लिया था क्वेश्चन। यहाँ पर आज से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पाँचवें का देखेंगे यहाँ पर। ठीक, कौन सा देखेंगे, पाँचवें का। देखिए पाँचवें का बोला गया है, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए, कला समृद्ध स्रोत किसे कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कला समृद्ध स्रोत कहते हैं। देखिए इसकी व्यतिकरण की हमें शर्तें लिखनी है यहाँ पर। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए शर्तें क्या होती है। देखिए यहाँ पर दशाएं शर्तें बाद देखिए आप इसमें क्या पूछा गया है, यही आपको लिखनी है, दशाएं या शर्तें यहाँ पर। ठीक, यही लिखनी है यहाँ पर। देखिए दो तरंगों के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। देखिए दो प्रकाश स्रोत कला समृद्ध होने चाहिए, यानी कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। दो प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, कला समृद्ध होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरंगों के आयाम दिख रहा है यहाँ पर। देखिए दो प्रकाश स्रोत कला समृद्ध होने चाहिए, दिख रहा होगा यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा नंबर लिखेंगे, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों जो दो तरंगे हैं उनके आयाम क्या होने चाहिए, लगभग अप्रोक्सीमेट क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, नंबर 3 क्या लिखेंगे, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। चौथा लिखेंगे, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे से के अत्यंत समीप होने चाहिए। क्या, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अत्यंत समीप होने चाहिए। 4 पॉइंट लिख लेना यहाँ पर शर्तों में। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में दोनों प्रकाश स्रोत कला समृद्ध होने चाहिए। नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। नंबर थर्ड लिखेंगे, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। चौथा लिखेंगे, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। फिर इसमें बोला गया है कला समृद्ध स्रोत। देखिए कला समृद्ध स्रोत की परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर। किसकी देखेंगे यहाँ पर, इसी में हमें कला समृद्ध स्रोत की परिभाषा पूछी गई। देखिए इसी में पूछा गया हमसे कला समृद्ध स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया कला समृद्ध स्रोत किसे कहते हैं यहाँ पर। देखिए क्या होता है, कला समृद्ध स्रोत मतलब कला प्लस समृद्ध स्रोत। कला मतलब कि कलांतर, कलांतर क्या हो, नियत हो। कला लिखा हो, कला मतलब कलांतर क्या हो, नियत हो। वही क्या होता है, कला समृद्ध स्रोत होते हैं। देखिए दो ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर क्या हो, नियत रहता है। कलांतर कहता है नियत रहता है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, कला समृद्ध स्रोत क्या होते हैं, दो ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर नियत रहता है। क्या रहता है, कलांतर नियत रहता है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर हो गया, हटाइए। ठीक है, अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, पांचवें का खा में बोला गया, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए यहाँ पर। ठीक, लिखिए यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर 3 नंबर का क्या लिखने के लिए आ जाएगा यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ है, लिखिए। बट यहाँ पर 1 नंबर के सूत्र लिखने के लिए नहीं देते, यहाँ पर 3 नंबर का लिखने के लिए देते हैं यहाँ पर। वैसे सूत्र हमारे पास क्या होता है, यू बराबर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए हमारे पास यू बराबर होता है, यू बराबर क्या होता है, माइनस का एम बी कोस थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास। यू बराबर क्या होता है, एम बी कोस थीटा होता है यहाँ पर। बताइए, इसको आप लिखवा दें कि इसको सिद्ध भी करें यहाँ पर। बताइए, इसको सिद्ध भी करवा दें यहाँ पर जो आया है हमारे पास फॉर्मूला कहाँ का, यहाँ पर ये आया है यहाँ पर। देखिए किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा का सूत्र लिख दिया यहाँ पर। लिखने के लिए नहीं, यहाँ पर लिखने के लिए, बट यहाँ पर सिद्ध करने के लिए धोखे से लिख गया है यहाँ पर। लिखने के लिए 3 नंबर का कौन सूत्र लिखने के लिए दे देंगे यहाँ पर, कभी नहीं देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको सिद्ध कर लीजिए आप। क्या कर लीजिए, सिद्ध कर लीजिए यहाँ पर। पता नहीं सिद्ध करने के लिए 2025 में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एम बी कोस थीटा होता है। देखिए इसके सिद्ध करते हैं, इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चाहे माना लिख लीजिए। माना क्या हो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या करना है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव स्थितीय ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो सूत्र में लिखना है यहाँ पर, चाहे सिद्ध कर लीजिए। बताइए, सिद्ध करवा देते हैं यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में कहीं आ गया 2025 में। तो यहाँ पर 2-4 लाइन लिखिए। लिखिए माना कि क्या लिखेंगे, माना कि एक चित्र, इसमें कुछ नहीं बनाना होता। एक चुंबकीय क्षेत्र में सिद्ध करना, चुंबकीय क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव दिया गया है यहाँ पर। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव है यहाँ पर। माना कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव, माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी ले लिया, चाहे चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से लिखिए यहाँ पर। दिशा से लिखिए, दिशा से थीटा कोण पर रखा है। क्या रखा है हमारे पास,
चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। यहाँ पर क्या रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इस स्थिति में लिखेंगे, इस स्थिति में क्या लिखेंगे, इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण, इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है, यहाँ पर टाउ बराबर होता है, क्या होता है बलाघूर्ण, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ पर ठीक है, बलाघूर्ण का फॉर्मूला प्रूफ किया होगा आपने। क्या माना कि लिख लेंगे यहाँ पर, माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र, एक लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। क्या रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव रखा है। क्या रखा हमारे पास, चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। क्या होगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब इस द्विध्रुव लिखिए, इसी में और थोड़ा सा एक लाइन लिखिए, इस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हमारे पास क्या होता है, किया गया डी डब्ल्यू से लिख देंगे यहाँ पर। इस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर टाउ। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, डी थीटा ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ हमने क्या लिखा है, इस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। फार्मूला क्लास 11 में पढ़ा होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल क्या ले लिया, बलाघूर्ण यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर विस्थापन क्या ले लिया, डी थीटा ले लिया हमने। क्या ले लिया, डी थीटा ले लिया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो डी डब्ल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाउ का मान दिया एम बी साइन थीटा दे दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत थीटा जो कर दूँगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन समाकलन कर दिया, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य। तो डब्ल्यू बराबर इसका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू को करेंगे, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका कीजिए, यहाँ पर थीटा वन से थीटा टू करें, थीटा वन से थीटा टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम बी साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और एम बी क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, एम बी क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू। तो एम बी को बाहर निकालिए। तो एम बी को बाहर निकाल लिया हमने, निकाल लिया यहाँ पर, निकाल लिया बाहर। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। क्या थीटा से थीटा टू है यहाँ पर, राइट, बराबर क्या, सॉरी इनकी साइन थीटा है, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जरा बताइए क्या होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन और आपके पास बायोलॉजी होगी तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी। क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस का कोस थीटा होता है यहाँ पर। ठीक है, साइन थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है, ध्यान रखना। इस पर देखिए हमारे पास लिमिट क्या है, हमारे पास थीटा वन से थीटा टू, बस सिंपल से क्या होगा, आपने क्लास 11 थोड़ी बहुत सीखी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, माइनस का कोस थीटा होता है। अब लिमिट हमारे पास क्या है, थीटा वन से थीटा टू। अब देखिए लिमिट आप पुट कीजिए। लिमिट किस टाइप से पुट करते हैं, माइनस साइन है बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस थीटा वन माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा टू हो जाएगा यहाँ पर। कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन हो जाएगा यहाँ पर। और एम भी इधर पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए इसकी। अब देखिए चाहे इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी अंदर इसकी माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर इसकी माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा। प्लस वाला पहले लिख लीजिए, प्लस वाला क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला बाद में लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा टू हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा टू हो जाएगा। एम भी यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का हमने निकाला, एक कार्य निकाली हमने, हमें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर इस कार्य, यही कार्य क्या हो जाएगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लिख देंगे यही कार्य ही
स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा के रूप में कार्यरत, ये रूप में संचित हो जाता है, संचित कार्य के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है, संचित हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी यू लिख देंगे, इसी के बराबर क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बी कोस थीटा 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए थीटा 1, अब लिखिए यहाँ पर थीटा 1 बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर थीटा 2 क्या ले लेंगे यहाँ पर, थीटा 2 क्या ले लेंगे यहाँ पर, थीटा 2 0, थीटा 1 थीटा 2 थीटा ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए, थीटा ले लीजिए यहाँ पर, थीटा बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, थीटा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा तब लिखिए, तब विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसी ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पर, इस पेज को लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसी ऊर्जा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसी ऊर्जा देखिए यहाँ पर लिखना, देखिए यहाँ पर देखिए यू बराबर हमारे पास लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, यू बराबर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। अब ये एम बी जी का लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थीटा 1 की यहाँ पर 90 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। और थीटा 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, थीटा 2 की जगह पर थीटा लिख देंगे यहाँ पर, थीटा लिख दिया है यहाँ पर, लिख दिया थीटा लिख दिया यहाँ पर। देखिए यू बराबर हो जाएगा, यू बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, कोस 90 का मान, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है यहाँ पर, 0 माइनस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एम बी कोस थीटा, यही तो आपको सिद्ध करना था, यही निकलवा दिया यहाँ पर, ठीक है। यही तो देखिए लिखवाया था यहाँ पर, लिखने के लिए बोला था, यही हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ से आया फार्मूला यहाँ पर। स्टार से इसको सिद्ध करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, स्टार से इसको सिद्ध करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य, ध्रुवण का परिभाषा पीछे लिखवा दी थी, देख लेना यहाँ पर, पीछे लिखवा दी थी हमने, ठीक है। फिर इसी में बोला गया अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण प्रकाश तरंगों की किस प्रकार की पुष्टि करता है, देखिए इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश के लिए देखिए फिर बनाने के लिए कहा है, चित्र बनाइए यहाँ पर। देखिए बोलोगे अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है, यहाँ पर ये समतल ध्रुवित प्रकाश है यहाँ पर। देखिए अध्रुवित हमारे पास प्रकाश में क्या होता है, अध्रुवित आपसे कोई पूछ दे अध्रुवित प्रकाश क्या होता है तो क्या बताएंगे यहाँ पर, क्या बताएंगे। देखिए तरंग संचरण, देखिए इसमें क्या तरंग संचरण की दिशा क्या है, यहाँ पर नीचे बढ़ा देते हैं, इसमें क्या तरंग संचरण की दिशा क्या चारों तरफ कंपन करती है। यहाँ पर ये तरंग संचरण की दिशा यहाँ पर क्या है, चारों तरफ कंपन करती है, यहाँ पर चारों तरफ कंपन करती है, प्रकाश क्या चारों तरफ कंपन करना। तो लिखेंगे यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा क्या चारों तरफ कंपन करती है यहाँ पर, ठीक है। और ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है यहाँ पर, बाह यानी कि हम बोल सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश वह है जिसके कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है, लंबवत कंपन करते हैं। क्या करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, इसके चारों ओर कंपन करते हैं और इसके लंबवत कंपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है हमारे पास, अध्रुवित प्रकाश वह है जो तरंग संचरण की दिशा में चारों तरफ कंपन करता है, ठीक है। और ध्रुवित प्रकाश वह है जिसके कण तरंग संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर इसी में बोला गया है, इसी में क्या बोला गया है यहाँ पर, इसका चित्र बना लेना इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है, इसका फेयर बना लेना यहाँ पर। फिर इसी में बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए ध्रुवण प्रकाश की तरंगों की किस प्रकार की पुष्टि करता है यहाँ पर। तो किस प्रकार की पुष्टि करता है यहाँ पर, ध्रुवण आपसे पूछ दे किस प्रकार की पुष्टि करता है यहाँ पर, तो क्या किस टाइप से बताएंगे, ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि करता है। क्या लिख देंगे आप, लिख लेना यहाँ पर, क्या लिख लेंगे, ध्रुवण प्रकाश तरंगों की किस प्रकार की पुष्टि करता है, लिखेंगे ध्रुवण प्रकाश तरंगों के क्या लिखेंगे, ध्रुवण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति को पुष्टि करता है। क्या लिखेंगे, ध्रुवण प्रकाश, लिख लेना ध्रुवण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ, किसकी जगह पर सिर्फ अनुप्रस्थ लिख देना, अनुप्रस्थ क्या लिख देंगे, अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है, अनुप्रस्थ प्रकृति लिख देंगे। किसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर अनुप्रस्थ प्रकृति लिख देंगे, अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर अनुप्रस्थ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ध्रुवण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। बस हो गया काम, कुछ कठिन है यहाँ पर। फिर इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में बोला गया है, देखिए ठोसों की ऊर्जा वेन आरेख द्वारा चालक और चालक कुचालक में अंतर दर्शाइए, ठीक है, अंतर लिखना है यहाँ पर, चालक कुचालक और चालक में अंतर लिखना है यहाँ पर। देखिए क्या होता है यहाँ पर, लिखिए, देखिए चालक क्या होता है यहाँ पर,
आरेख द्वारा लिखना है। जैसे चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। ठीक है, क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाता है। धारा प्रवाह क्या हो जाता है? सरलता से हो जाता है। उदाहरण Ag लिख देंगे। ठीक है, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से क्या होते हैं? भरे होते हैं। तो उनमें इनमें इनके सहयोजी बैंड, ठीक है, एवं चालन बैंड या तो परस्पर ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप्ड होते हैं। या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? Eg लगभग नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। यहाँ पर लिख लीजिए, 1 नंबर की परिभाषा होगी, बड़ी थोड़ी सी लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, आप मॉडल पेपर अपना उठाकर देख लेना, उसमें बहुत छोटी सी परिभाषा लिखिए, इसको लिखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, चालक की परिभाषा आ जाए यहाँ पर ऊर्जा बैंड के आधार पर। लोग में तो आपको इसी टाइप से लिखना है। लोग में कभी कभी 2018 में लोग में भी पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, इसको इस टाइप से लिखिए। अब देखेंगे किसका देखेंगे? चालक देख लिया है यहाँ पर। अब अचालक की देखेंगे परिभाषा। देखिए, अचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको अचालक को इंसुलेटर्स कहते हैं, अचालक को क्या कहते हैं यहाँ पर? कंडक्टर्स कहते हैं। लिख लेना उसको। अचालक को आपको इंग्लिश में पूछ दे क्या कहते हैं? इंसुलेटर। और चालक को कहते हैं कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। और अर्धचालक को क्या कहते हैं यहाँ पर? सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर्स कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अचालक क्या होते हैं? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं। क्या होते हैं? नगण्य होते हैं, अतः इनमें धारा प्रवाह नहीं होता है। इनमें क्या होता है? धारा प्रवाह नहीं होता। उदाहरण लकड़ी, कांच, हीरा। इनमें क्योंकि धारा होती बहती कभी नहीं होती है। ठीक है, एवोनाइटा क्या होता है? एवोनाइटा। ठीक है, ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर अचालक वे पदार्थ होते हैं। संरचना के आधार पर क्या होता है? अचालक वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैंड CV से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णतः रिक्त होते हैं। क्या होता है? रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, मतलब कि बहुत अधिक होता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अधिक मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। Eg का मान यहाँ पर, Eg का मान क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ पर ज़्यादा होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से लिख रहे हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसी टाइप से इसी मेथड पर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है, भरे हुए तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। क्या होता है? पूर्णतः रिक्त होते हैं, परंतु चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा, ठीक है, अंतराल बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। ठीक है, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन हमारे पास सोल्व होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, माइक्रोफेरेड होगा यहाँ पर। अब देखिए, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये परिपथ दिया है, इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर बोला है प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर की बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए। ठीक है, इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है? सबसे पहले हमें BR का मान निकालना है और BC का मान निकालना है। यानी कि प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर की BR का मान निकालना है, BC का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, धारा का मान निकालना है यहाँ पर, इतना मान निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? इसको ऊपर बढ़ाते हैं। तो क्या हमें दिया है? क्या दिया है? यहाँ पर दिया है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का सिंबल है R। R का मान कितना दिया है यहाँ पर? R का मान दिया है हमें यहाँ पर 200 ओम। क्या दिया है? 200 ओम दिया है यहाँ पर। ठीक है, 200 ओम दे दिया यहाँ पर। और देखिए, और क्या दिया है यहाँ पर? देखिए, और क्या दिया है यहाँ पर? यानी कि धारिता दे दी यहाँ पर। धारिता कितनी? 50 माइक्रोफैराड। धारिता कितनी दे दी यहाँ पर? C का मान दिया है 50 ही तो है, 50 माइक्रो सूर्य यहाँ पर मुझे 15 माइक्रोफैराड यहाँ पर 15 है माइक्रोफैराड। 50 क्या? 15 है यहाँ पर, 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसको फैराड में चलेगा। 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 फैराड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या दे दी है यहाँ पर हमें? और क्या दिया यहाँ पर? ठीक है, और क्या दिया? विभवांतर दिया। बी का मान कितना दिया? विभवांतर बी का मान दिया हमें 200 वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट यहाँ पर। और फ्रिक्वेंसी दे दी यहाँ पर। क्या दी? फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी यानी कि एफ का मान कितना दिया? 50 हर्ट्ज दे दिया यहाँ पर। 50 हर्ट्ज दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 50 हर्ट्ज इतना दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें धारा का मान चाहिए। धारा का मान चाहिए यहाँ पर। धारा का मान निकालने के लिए ओम का नियम धारा के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, धारा निकालेंगे यहाँ पर। धारा निकालेंगे आई के लिए आपको B/Z यानी कि प्रतिबाधा का मान मालूम होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो प्रतिबाधा के लिए फार्मूला मालूम है। प्रतिबाधा के लिए आपको चाहिए यहाँ पर, चूंकि हमारे पास RC परिपथ है यहाँ पर। सर्किट कौन सा हमारे पास? RC यहाँ पर। ठीक है, तो RC परिपथ के लिए आप प्रतिबाधा निकालिए। RC परिपथ के लिए, RC परिपथ के लिए प्रतिबाधा क्या होती है? फार्मूला देखिए, Z बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा। RC परिपथ के लिए क्या होता है? R स्क्वायर प्लस का XC का स्क्वायर, यही तो होती है RC परिपथ के लिए प्रतिबाधा, यही होती है यहाँ पर। ठीक है, LCR के लिए और होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए धारती प्रतिघात। तो धारती प्रतिघात किस टाइप से निकालेंगे? तो इसके धारती प्रतिघात के लिए फार्मूला होता है XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा C। ओमेगा बराबर क्या होता है हमारे पास? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F।
वो एफ सी होता है, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर चल नीचे वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स सी बराबर 1/2, पाई का मान कितना है हमारे पास 3.14 होता है, पाई का मान 3.14 मल्टीप्लाई, इसको बीच में लिखिए 3.14, एफ का मान दिया है 50 यहाँ पर, सी का मान कितना दिया ऊपर देख लेना 15 × 10 की पावर -6 दे दिया यहाँ पर, 15 × 10 की पावर -6 बराबर का साइन लगाइए, किसका साइन लगाएंगे, बराबर का, डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब देखिए 314 दूना कितना होता है 628 होता है, 628 पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2 चक्कू 8, 2 कन 2, 2 3 6, राइट। अब देखिए 15 पना कितना होता है यहाँ पर, 15 पना देखिए यह रहने दीजिए यहाँ पर, और हल्का हो जाएगा अगर ऊपर हम इसको ले जाएं, यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो 50 दूना 100 और हम हल्का हल हो जाएगा, हल्का हल हो जाएगा। ठीक है, गुणा मत कीजिए यहाँ पर, गुणा मत कीजिए। देखिए 50 × 15 जो का तुमने 50, देखिए 50 दूना 100 कट जाएगा, हाँ 50 × 15 हमने जो का तुम लिखा 50 × 15 लिखा। अब बन लिखा हुआ है। अब 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाइए, देखिए 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 लिख लेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे तो जोड़ेंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब सिंपल थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स सी बराबर क्या जाएगा, देखिए 2 से इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पर 2 से उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा 3.14 आ जाएगा यहाँ पर, 3.14 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 4 ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास 10 की पावर 4 ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, डिवाइडेड बाई, तो 314 3.14 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई किया हमारे पास 15 है यहाँ पर। और देखिए काटने का जुगाड़ कुछ है यहाँ पर, देखिए और इसको काट सकते हैं, अगर यहाँ पर 100 लिख दें तो 100 लिख देंगे, 5 × 15 हो जाएगा, हाँ और बन जाएगा जुगाड़। देखिए इसको लिख दीजिए 100 गुणा 100 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए 3.14 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 5 से काट दीजिए यहाँ पर, किससे काट दीजिए 5 से। ठीक है, 5 से काटिए, देखिए 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 × 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 से काटा यहाँ पर, देखिए 5 से काटा, 5 × 15 हो जाएगा, इसको 5 काटिए, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए कट रहा है कुछ किसी से ना किसी नंबर से यहाँ पर। अब देखिए और कट जाएगा यहाँ पर, काटना चाहें तो इसको और काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं यहाँ पर, रहने दीजिए काटने को, अब बहुत हो गया काटना। देखिए अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 100 20 कितनी 2000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2000 हो जाएगा यहाँ पर, 2000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। देखिए 3 चकू 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 चकू 12 का 2 हो जाएगा, 3 × 1 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 3 और 4 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिए यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसको 9 ले लीजिए यहाँ पर, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, इसको 9 ले लेंगे यहाँ पर, 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसको भाग करके आपको दिखा दें, यहाँ पर 942 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 942 है यहाँ पर, क्या है 942। अगर पॉइंट हटा लें यहाँ पर तो इसको भाग करेंगे आप, समथिंग कितना आ जाएगा, देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, हमारे 94 यहाँ पर, 2 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 20, फिर लगभग आएगा अप्रोक्सीमेट आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 212.3 आ जाएगा यहाँ पर। कर लेना इतना ही भाग आ जाएगा, देख करके दिखाते हैं आपको। देखिए इतना आएगा, कर लेना यहाँ पर, इसको भाग करेंगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जाएंगे, 2 को छोड़ देना यहाँ पर, 2 को छोड़ देना, 94 भाग करेंगे अप्रोक्सीमेट इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स सी का मान आ गया हमारे पास, किसका मान आ गया एक्स सी का। ठीक है, इतना आ गया 212.3 ओम आ जाएगा यहाँ पर। और फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें प्रतिबाधा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ ये वाला है जेड बराबर क्या 212 है यहाँ पर, तो 212 है यहाँ पर, क्या है 212 है हमारे पास, तो 212, तो यहाँ पर आर का मान कितना है हमारे पास 200 है, क्या हो जाएगा 200 स्क्वायर हो जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 200। इसको चेक कर लेना यहाँ पर, इतना ही अप्रोक्सीमेट आएगा, देख लेना कैलकुलेशन करके आप। ठीक है, 212 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन लगाइए, प्लस का एक्स सी का मान कितना आ जाएगा 212.3 का क्या है स्क्वायर है यहाँ पर। अब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इतना आ जाएगा यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन इसका स्क्वायर करना जो भी आए यहाँ पर, जेड का मान जो भी आए यहाँ पर, इसमें ओम में आ जाएगा, यहाँ पर ओम में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओम में। ठीक है, लेकिन बिना धारा का तो काम ही नहीं चलेगा यहाँ पर। हाँ कर लेना आप, इसकी तुलना कर लेना यहाँ पर, क्या कर लेना तुलना कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इसकी तुलना करना, ये धारा का मान यही सब लिख कर आंसर से लिख देते हैं यहाँ पर। आंसर का मान कितना आई बराबर 0.75 आ जाएगा यहाँ पर। आर का मान देखिए, धारा का मान यहाँ पर आप जिसका कैलकुलेशन करना जेड का मान आ जाएगा यहाँ पर। तो धारा के लिए आई बराबर क्या होता है हमारे पास B/Z होता है यहाँ पर। ठीक है, B/Z होता है, कितना है यहाँ पर 200 है यहाँ पर, बी काउंट 200 का यहाँ पर 220 है यहाँ पर, सॉरी इसके लिए 220 लिखा हुआ है यहाँ पर, 220
220 है भाई साहब, 220 200 लिख गए यहाँ पर, 220 है यहाँ पर, ठीक है। तो 220 यहाँ पर, 220 यहाँ पर, और जेड का मान यहाँ पर आप निकालेंगे, जेड का मान, जेड का मान जो भी आए यहाँ पर, जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जेड का मान जो भी है, इतनी ट्रिकी कैलकुलेशन एग्जाम में इनको देनी नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने दे दिया यहाँ पर, इतनी आप इतनी कैलकुलेशन कहाँ से कर पाएंगे आप, इतना थोड़ा टाइम एग्जाम में होता है यहाँ पर, ठीक है। ये गलत बात है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आए इसका धारा का मान 0 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर निकालने लगा, यहाँ पर इनकी 0.75 आएगा यहाँ पर धारा का मान कितना आएगा, हम यहीं पर लिख देते हैं आंसर से, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है यहाँ पर। इतना इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो हो नहीं पाएगा यहाँ पर, बिना कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होगी नहीं यहाँ पर। इसकी घंटा पर गुणा करेंगे यहाँ पर, 212 पॉइंट, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, आप कर लेंगे यहाँ पर स्क्वायर, बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर, फिर इसको वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर, बड़ी दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। क्या होगी, बड़ी दिक्कत होगी इसमें यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले धारा का मान आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक फर्स्ट आंसर होगा हमारे पास, क्या होगा, पहला आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर इसमें पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया यहाँ पर, प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभाजन, यानी कि प्रतिरोध के बीच विभाजन निकालिए, बी आर का मान निकालिए। बी बराबर क्या होता है हमारे पास, देखिए आपने पढ़ा होगा, आर बराबर क्या होता है, बी अपान आई होता है, लेकिन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई आर हो जाएगा यहाँ पर, वही लगा देंगे यहाँ पर। तो बी आर बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा यहाँ पर। आई का मान कितना निकाला, 0.75 निकाला, और मल्टीप्लाई आर का मान कितना हमारे पास 200 है, आर का मान कितना है 200 है यहाँ पर, 200 लिख लेंगे यहाँ पर, 200 लिख लेंगे। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, तो बी आर हमारे पास, बी आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 75 दूना कितना होता है, 150 होता है, 150 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब इसी टाइप से बी सी का मान निकालेंगे, बी सी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर की यहाँ पर सिर्फ एक्स सी आ जाएगा यहाँ पर। आई का मान कितना निकाला, 0.75 निकाला, मल्टीप्लाई एक्स सी का मान कितना निकाला था हमने, एक्स सी का मान निकाला 212.3, 212.3, और 212.3 लिख देंगे, 212.3 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 212.3 लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, 212.3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, बी सी का मान इसकी गुणा कीजिए यहाँ पर, इसकी क्या करेंगे यहाँ पर, गुणा करेंगे, इसकी गुणा कर लेना आप यहाँ पर, ठीक है। इसकी गुणा कर लेना यहाँ पर, देखिए बी सी का मान कितना आ रहा है, इसमें दे रहे हैं यहाँ पर बी सी का मान, देखिए बी सी का मान आएगा यहाँ पर 159 आएगा, इसको गुणा करेंगे यहाँ पर 159, ठीक है। 159 ट्रिकी कैलकुलेशन है इसमें, 159 आएगा यहाँ पर वोल्ट, क्या आ जाएगा 159 वोल्ट आएगा यहाँ पर लगभग समथिंग यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया बीजगणितीय योग, फिर बोला गया था यहाँ पर प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए। देखिए इसका योग जो हमारे पास वोल्टता यानी कि परिपथ में लगाए गए वोल्टता से जो लगा हुआ इससे तुलना करनी है, तो इसका योग कीजिए, दोनों का इसका योग कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए, बीजगणितीय योग कीजिए यहाँ पर, बीजगणितीय योग, ठीक है। बीजगणितीय योग कीजिए यहाँ पर, किनका करेंगे, इन दोनों का करेंगे, बी आर प्लस बी सी का बीजगणितीय योग करेंगे, ठीक है। तो बी आर का मान हमें कितना दिया है, बी आर का मान निकाला 150 प्लस बी सी का मान कितना दिया है यहाँ पर, 159 आया यहाँ पर, 159 यहाँ पर, ठीक है, 159 आया। तो 150 159 को 159 कितना होता है हमारे पास, ठीक है, 9 हो जाएगा यहाँ पर, 5 5 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 1 2 309 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 309 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वोल्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें परिपथ में कितनी वोल्टता इन्होंने लगाई है, 220। तो इसमें बड़ा कौन सा है यहाँ पर, 309 वाला बड़ा है, तो इस ग्रेटर देन 220 से बड़ा है यहाँ पर, 220 से क्या है, बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, 220 से क्या बड़ा है यहाँ पर, बस तुलना कर दी यहाँ पर, क्योंकि जो हमने बीजगणितीय योग निकाला है यहाँ पर, यानी कि क्या निकाला है यहाँ पर, प्रतिरोध में संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर निकाला, उनका बीजगणितीय योग किया यहाँ पर। इससे क्या आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास परिपथ में दिया गया है वोल्टता उससे बड़ा आ रहा है, यही आपको तुलना करनी थी। फिर देखिए इसमें बोला इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है। देखिए प्रतिरोध में संधारित्र के सिरों के विभवांतर के बीजगणितीय की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए, इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है। तो लिख दें क्योंकि बी आर बी सी आपने एलसीआर परिपथ में वो किया होगा, यानी डेरिवेशन उसी में लिखवाया जाता है, क्योंकि बी आर बी सी एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर होते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा, तो चाहे लिख लीजिए क्योंकि लिख लीजिए क्योंकि बी आर तथा, ठीक है, प्रतिरोध का विभवांतर यहाँ पर, यानी प्रतिरोध का विभवांतर यहाँ पर किसका मान है, प्रतिरोध का विभवांतर है, प्रतिरोध एवं सिर, और ये क्या है हमारे पास, बी सी यानी संधारित्र का विभवांतर यहाँ पर। संधारित्र का विभवांतर क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्या होता है, 90 डिग्री पर होते हैं, क्या होता है 90 डिग्री पर होते हैं, आपने डेरिवेशन किया होगा उसी में होते हैं, एक दूसरे पर क्या होता है 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। डेरिवेशन है उसी में समझा देंगे, डेरिवेशन अगर आ गया आंसर में, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा दे दी यहाँ पर, इनको देनी नहीं चाहिए, गलत फहमी इनकी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए बोर के परमाणु मॉडल की प्रारूप संकल्पना लिखी, भाई परिकल्पना लिखवा दी थी, पीछे देख लेना सेट में करवा दी थी, हो गया था।